अब नेक्स्ट सूत्र है एंगी पररूपम। इसे हम हिंदी में जब पढ़े थे तो एक संधि का नाम सुना होगा आपने, पररूप। पररूप, पररूप का मतलब क्या है? दूसरे के जैसा, यानी कि बाद वाले के जैसा रूप हो जाना। सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी पररूप का मतलब है अवर्ण से परि। एंग, एंग का मतलब ए और ओ हो तो अ को पर रूप हो जाता है, यानी कि अ का तो लोप हो जाएगा और मात्र पीछे वाला वर्ण ही रह जाएगा। कुल मिला के इस संधि में होता ये है कि अ वर्ण का लोप हो जाता है, यानी कि वो वहां से दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन ये होगा कब? तो कहा है जो अवर्ण है वो उपसर्ग का ही होना चाहिए, यानी कि जिस उपसर्ग के अवर्ण के बाद में यदि धातु का एंग आए, क्या है? एंग, एंग का मतलब ए और ओ, तो अ जो उपसर्ग का अ है उसको पर रूप हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, लिखा हुआ है प्रेजते। संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा प्र प्लस एजते। अब यहाँ सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो प्र है ये उपसर्ग है। किससे हुआ उपसर्ग? एक सूत्र आता है उपसर्गाः क्रिया योगे, यानी कि क्रिया के साथ में जो पूर्व पद जुड़ता है उसकी उपसर्ग संज्ञा होती है, यानी कि उसका नाम हो जाएगा उपसर्ग। तो यहाँ पर प्र एज, एज धातु है चलायमान अवस्था को बताने के लिए, तो एज जो धातु है उससे पहले प्र है वो उपसर्ग है। चलो पता चल गया किससे होता है कि उपसर्गा क्रिया योगे से प्र की उपसर्ग संज्ञा हो गई। अब प्र उपसर्ग है, प्र के अंत में अ है और उसके बाद में एज है, एज में ए जो कि धातु का है, एंग है। अपना सूत्र आता है वो कहता है कि एंग पररूपम, यानी कि उपसर्ग के अ के बाद में एंग आए तो उस अ को पररूप कर दो, यानी बाद वाले जैसा कर दो, यानी कि उसका लोप कर दो। चलो कोई बात नहीं, कर देंगे। अब एक और सूत्र आता है कि ये भूवादयो धातु, भूवादयो धातव, ये सूत्र क्या कहता है? देखो अपने एंगी पर रूपम पढ़ा है, इसमें क्या है कि उपसर्ग के बाद में एंग हो लेकिन क्रिया का हो, धातु का हो। तो यहाँ पर प्रयोग के बाद में एज है, ये एज धातु है कि हाँ है। कैसे है? तो कहा है भूवादयो धातव। भू वा इत्यादि जितने भी शब्द इस गण में पठित हैं वो सारे के सारे धातु संज्ञक होते हैं, अर्थात उनको धातु कहा जाता है। चलो मान लिया ये भी हो गई अपनी धातु। अब प्र उपसर्ग, प्र में अ है, उसके बाद में ए धातु, एज धातु है, उसमें ए शुरुआत में है यानी कि एंग है। तो एंगी परिरूपम से आप क्या करोगे कि अ प्र को पूर्व रूप कर देंगे, पूर्व का पर रूप कर देंगे, पर रूप यानी इसका लोप कर देंगे। अब प्र में से अ गया और प्र के अंदर ए की मात्रा मिला दो तो क्या हो जाएगा? प्रेजते। ठीक है। अब एक सूत्र आता है, ये सूत्र है, इस संधि है उससे पूर्व ये एक संज्ञा सूत्र है, यानी कि ये किसी का नामकरण कर रहा है। तो सूत्र है अचो अंत्यादि टी। क्या कहता है? अचो यानी कि अच, अंत्यादि यानी अंत में जो अच है उनकी टी संज्ञा होती है। अब कैसे समझें उसको कि यदि कोई शब्द है उसके अंत में अच है तो उसकी टी संज्ञा होगी। चलो मान लिया यदि किसी शब्द के अंत में अच नहीं है यानी कि स्वर नहीं है, उसके बाद में व्यंजन है तो टी संज्ञा किसकी होगी? तब कहा है कि अच से बाद में यदि व्यंजन है तो उस अच और उसके साथ जो पीछे उसके व्यंजन है उन दोनों की भी टी संज्ञा होगी, यानी कि शब्द के अंतिम अच और उसके बाद में जितने भी व्यंजन वर्ण आते हैं उन सब की टी संज्ञा कर लो, यानी कि उनका नाम क्या कर दो? टी। चलो भाई इसका क्या फायदा है? तो नीचे एक सूत्र आ रहा है सकंधु आदिशु टी पर रूपम वाच्यम, कि सकंधु इत्यादि जितने भी शब्द है उनकी जो टी होगी यानी कि उनके अंतिम अच और उसके बाद में कोई व्यंजन है उनकी जो वो दोनों है उनका पर रूप हो जाएगा, यानी पीछे वाले के जैसा हो जाएगा, अर्थात उनका लोप हो जाएगा। सकंदु इत्यादि, मान लो अपन सकंदु शब्द है इसी को देख लेते हैं उदाहरण के रूप में कि यहाँ लिखा है सकंदु, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? सक प्लस अंधु,
सक प्लस अंधु। अब देखो क के अंदर अ है, उसके बाद अंधु में अ है, अ और अ मिलकर के दीर्घ संधि में आ हो जाता है, तो इसका अपन संधि करेंगे तो क्या होता है, होना क्या चाहिए, सकांधु होना चाहिए जी, होना चाहिए। लेकिन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो इसमें क्या है कि सूत्र आया है कि सकंदु इत्यादिषु सकंदु आदिशु पर रूपम वाच्यम, कि सकंदु इत्यादि शब्दों में उनकी जो टी है उनका पर रूप हो जाता है। चलो करेंगे पर रूप भी, कैसे करोगे, तो आगे कहा है कि अचो अंत्यादि टी से सकंदु में जो सक शब्द है उसका अंतिम अ है, उसकी टी संज्ञा कर दी, फिर सकंदु आदि सुपर रूपम से उस अ का पर रूप कर दिया, यानी उसका लोप कर दिया। अब सक क में से अ गया, क आधा हो गया, उसके बाद में आगे लगा हुआ है अंधु, तो उस अंधु का अ क के अंदर मिलाया, क्या बन गया, सकंधु। वैसे के वैसे उदाहरण है मनीषा, मनस प्लस ईसा, म न स, यहाँ 3 शब्द है, स हलंत है, तो न के अंदर है और उसके बाद वाला स, दोनों की दोनों जो है वो उनकी टी संज्ञा हो जाएगी। फिर सकंदु आदिशु पर रूपम वाच्यम से इन दोनों का लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मन प्लस ईसा, क्या हो जाएगा, मनीषा। ऐसे कैसे होता है, हलीसा, लांगलीसा, पतंजलि, पतंजलि का कैसे होता है, एक बार देख लें कि पतत प्लस अंजलि, क्या शब्द है, पतत प्लस अंजलि। यहाँ पर प त और अंतिम इसके बाद वाला त जो है वो हलंत है, यानी कि त क है और उसके बाद वाला त, इन दोनों को मिलाकर इनकी टी संज्ञा हो जाएगी, फिर इन दोनों का हो जाएगा लोप। क्या बचेगा कि प त हलंत और उसके बाद में अंजलि, त के अंदर अ की मात्रा आ जाएगी पतंजलि। ठीक।